गुड आफ्टरनून। आज जिस टॉपिक के साथ हम लोग यहाँ पे आए हैं, उस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि गांधी जी और गोडसे, इन दोनों को ही लोग बहुत अच्छे और बहुत बुरे दोनों ही की संज्ञा देते हैं। तो हम इस स्लाइड में जानने का कोशिश करेंगे कि गांधी जी ने इस देश के लिए क्या किया और गोडसे ने इस देश के लिए क्या किया। तो पहले हम इस बात पे चर्चा करते हैं कि दोनों में से कौन सही है। तो किसी की सुनाई बातों को सुन के या किसी किताब को पढ़ के हम इस कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते हैं कि गांधी जी सही हैं या फिर गोडसे सही हैं। दोनों की अपनी अपनी विचारधारा थी। दोनों ने अपनी विचारधाराओं के साथ देश के आज़ादी में अपना योगदान दिया था। तो आइए हम पहले गांधी जी के बारे में जानते हैं कि गांधी जी का भारत की राजनीति में प्रवेश और भारत की राजनीति में उनका क्या योगदान रहा है। इसी के साथ हम ये शुरू करेंगे और देखेंगे कि गांधी जी एक राष्ट्रपिता हैं या फिर एक राजनीतिज्ञ हैं। जब गांधी जी भारत आते हैं तो वो पहले इस बात को बहुत बखूबी जानते हैं कि भारत जो है वो एक सन्यासियों का देश है। वहाँ पे मान्यताएं हैं, प्रथाएं हैं और यहाँ पे भगवान भी बहुत सारे हैं। तो जब यहाँ पे वो आते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि गांधी जी भारत के लोगों के लिए एक डॉक्टर के समान थे, जो उन्हें बखूबी जानते थे। इसीलिए वो उस लिबास में ही भारत पहुंचते हैं जिस लिबास को भारत में बहुत पसंद किया जाता है, और वो था धोती और उनके हाथ में एक छड़ी। अब हम गांधी जी के प्रारंभिक जीवन के बारे में देखते हैं। तो गांधी जी का जो जन्म होता है वो 2 अक्टूबर को 1869 के अंदर होता है। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं उनके बचपन का जो नाम है वो मोहनदास करमचंद गांधी होता है। 1893 में वो साउथ अफ्रीका चले जाते हैं। इससे जस्ट पहले वो इंग्लैंड से अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करके 1891 में भारत आते हैं। और 1893 में वो दादा अब्दुल्ला एक व्यापारी होते हैं। उनका व्यापार लगभग पूरे भारत में और पूरे एशिया और यूरोप के कंट्री में फैला होता है। उनका केस लड़ने के लिए गांधी जी वहां पे जाते हैं। और गांधी जी इतने बेहतरीन वकील है कि वो केस लड़ते भी हैं और केस को वहां पे वो जीत कर भी दिखाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में जो गोरा काला का भेदभाव था उसके लिए भी वो वहां पे एक मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। 1904 के अंदर वो इंडियन ओपिनियन नामक एक न्यूज़पेपर निकालते हैं। ये एक साप्ताहिक पत्रिका होता है जिसके माध्यम से गांधी जी लोगों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, लोगों से जुड़ने का प्रयास करते हैं। उसके बाद गांधी जी 1906 में पहला सत्याग्रह करते हैं साउथ अफ्रीका के अंदर, यानी कि दक्षिण अफ्रीका के अंदर। उसके बाद पहली बार जो गांधी जी को जेल होती है वो 1908 में साउथ अफ्रीका में ही पहली बार उन्हें जेल होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि 1910 के अंदर वो टॉय फॉर्म की स्थापना करते हैं वहां पे। उसके बाद 1915 में गांधी जी भारत वापस आते हैं। ये जो डेट होता है वो होता है 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आते हैं। और आज भी हम लोग इस डेट पे प्रवासी भारतीय दिवस को सेलिब्रेट करते हैं। हर साल इस दिन को हम लोग प्रवासी भारतीय डेट के रूप में इसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद 1915 में गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि से नवाजा जाता है। उसके बाद 1917 में जो बहुत ही पॉपुलर मूवमेंट होता है गांधी जी को, जो गांधी जी को भारत में पूरे भारतवर्ष में बहुत ही नेम फेम देता है, वो होता है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह 1917 में बिहार के चंपारण जिले का एक मुद्दा होता है, जहां पे तीन कठिया प्रथा से बहुत सारे किसान परेशान रहते हैं। उनके लिए गांधी जी वहां पे आवाज उठाते हैं। ये एक्चुअली होता ऐसा है कि पहले जो नील की खेती है ये बंगाल में होती थी, बट बंगाल में नील की खेती बंद कर दी जाती है। वो एक अलग टॉपिक है, उसको हम लोग कभी और देखेंगे। और वो जो खेती है वो शिफ्ट हो जाती है चंपारण के अंदर। शिफ्ट होने के जस्ट बाद वहां पे एक राजकुमार शुक्ल नाम के एक व्यक्ति होते हैं जो गांधी जी को बुलाने के लिए जाते हैं 1916 वाले कांग्रेस के कॉन्फ्रेंस में। उसके बाद गांधी जी से उनकी मुलाकात होती है। मुलाकात करने के बाद गांधी जी को आमंत्रण दिया जाता है। गांधी जी अपने कुछ सहयोगियों के साथ चंपारण पहुंचते हैं। चंपारण पहुंचने पर वो सत्याग्रह करते हैं और ये उनका बहुत ही सफल प्रयोग होता है भारत के अंदर। इसके बाद गांधी जी हंगर स्ट्राइक का जो प्रयोग है वो सबसे पहले अहमदाबाद मिल मजदूर के लिए करते हैं। ये एक्चुअली जो मुद्दा था वो प्लेग के बोनस से जुड़ा हुआ मुद्दा था, जहां पे भारत में इस समय प्लेग महामारी फैली हुई थी। इसमें मिल मालिकों के द्वारा ये कहा गया था कि मिल मजदूरों को हम जो प्लेग के अंदर काम करेंगे उनको हम 50% बोनस देंगे। ये बोनस का जो मामला था उसमें मजदूरों को बोनस कम मिल रहा था। उसके साथ गांधी जी ने पहली बार जो है भारत में हंगर स्ट्राइक किया, यानी कि भूख हड़ताल की। उसके बाद हम देखते हैं
कि 1909 में एक सत्याग्रह होता है, वो होता है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट को अंधा कानून कहा जाता है या फिर बिना वकील बिना दलील का कानून कहा जाता है। इस कानून में मोस्टली ये बात थी कि अगर आप पे सरकार को ऐसा लग रहा है कि आप कुछ गलत करने वाले हैं, तो सरकार आपको पहले ही पकड़ के जेल में डाल देगी और आप कोई वकील नहीं कर सकते, अपने पक्ष में कुछ बात भी नहीं रख सकते। इसीलिए इसे काला कानून भी कहा जाता है। उसके बाद गांधी जी 1919 में ही नवजीवन एक समाचार होता है जिसको वो पब्लिश करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि उसके बाद गांधी जी जो है 8 अक्टूबर को यंग इंडिया उनकी एक पत्रिका है उसको भी पब्लिश करते हैं। फिर गांधी जी केसरे हिंद की उपाधि जो है उसको त्याग देते हैं। होता यह है कि 1919 का जो रॉलेट एक्ट होता है उसके विरोध में कुछ लोग जालियांवाला बाग के अंदर प्रदर्शन कर रहे होते हैं, सैफुद्दीन किचलू और एक और जो होते हैं उनको छुड़ाने के लिए। उसमें जो भीड़ होती है वो शांतिपूर्ण ढंग से अपना बात रख रहा है, वहां पे वो लोग मीटिंग कर रहे हैं, वहां पे गोली चला दी जाती है सारे पे। लगभग सरकारी रिकॉर्ड की माने तो लगभग 300 आदमी, अगर इंडिया की रिपोर्ट की माने तो लगभग 1,000 से ज्यादा आदमी वहां पे मारे जाते हैं। उसके विरोध में गांधी जी अपना ये जो उपाधि मिली होती है उन्हें, वो अपना त्याग देते हैं और उसके बाद एक मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, नन कोऑपरेशन मूवमेंट। नन कोऑपरेशन मूवमेंट का मतलब होता है कि हम आपको कोऑपरेट नहीं करेंगे, अगर आप कुछ कहेंगे उस बात में हम आपका समर्थन नहीं करेंगे। और ये मूवमेंट जो है बहुत ही अच्छा, बहुत ही सक्सेसफुल चलता है और ऐसा माना जाता है कि अगर ये मूवमेंट कंटिन्यू रहता तो हमें शायद आज़ादी 1922, 1923, 1924 के आसपास मिल जाती। लेकिन इसी बीच में एक चौरी चौरा जगह है यूपी के अंदर, वहां पे होता यह है कि कुछ पुलिस वाले को पुलिस स्टेशन के अंदर जला दिया जाता है। इससे परेशान होकर के गांधी जी इस मूवमेंट को 5 फरवरी के दिन वापस ले लेते हैं। गांधी जी की अपना इसमें लॉजिक है, वो जो गांधी को समझते हैं, गांधी को सपोर्ट करते हैं, वो बहुत बखूबी इस चीज को समझ सकते हैं। आपने ये देखा होगा कि 2010 के अंदर रामलीला मैदान में भी कुछ सत्याग्रह टाइप से हो रहा था, जहां पे बाबा रामदेव सत्याग्रह कर रहे थे सरकार के अगेंस्ट में। सरकार ने कहा 12 बजे के बाद ग्राउंड खाली, अगर ग्राउंड खाली नहीं हुआ तो हम एक्शन लेंगे। और आप सब जानते होंगे कि उस रात 12 बजे के बाद क्या हुआ था। बाबा रामदेव को फील्ड छोड़ करके, ग्राउंड छोड़ करके भागना पड़ा था। तो सरकार के साथ उलझना ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। और ये बात है 1920 की, और उसके करीबन बहुत साल बाद, लगभग 100 साल के बाद ये घटना होती है। और गांधी जी को ये बात उस समय भी पता थी कि अगर हम सरकार से लड़ेंगे तो जीत नहीं पाएंगे। चौरी चौरा घटना होने के बाद सरकार ने ठाना कि अब इन लोगों को पीटा जाएगा, लेकिन गांधी जी के वजह से यहाँ पे किसी भी इंडियन की जान नहीं गई। अगर गांधी जी ये नन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद नहीं करते तो हो सकता था कि जो जालियांवाला बाग हत्याकांड में जितने लोगों की जान गई, उससे बहुत ज्यादा लोगों की जान फिर से जाती, फिर से वो कांड एक बार दोहराया जाता। उसके बाद हम देखते हैं कि 1924 के अंदर सिर्फ एक बार ऐसा मूवमेंट आता है कि वो कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं, कांग्रेस को चेयर करते हैं। ये बेलगांव कर्नाटक का सेशन होता है। उसके बाद 1955 में गांधी जी अपनी ऑटोबायोग्राफी जो है एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ, उसको वो पब्लिश करते हैं। ये जो सच बोलने की बात है ये सबके बस की बात नहीं है। गांधी जी जो सच बोलते हैं या जो जो चीज उन्होंने अपने जीवन में कहा या जो चीज अपने जीवन में उन्होंने बोला, वो सबके बस की बात नहीं है। आज की डेट में भी किसी के बस की बात नहीं है कि सब लोग अपने बारे में हमेशा सच बोल सके। उसके बाद हम देखते हैं कि साइमन कमीशन भारत में आता है। साइमन कमीशन जब भारत में आता है तो गांधी जी उसका विरोध करते हैं। उसके बाद एक लाहौर कॉन्फ्रेंस होता है 1929 के अंदर, उसमें स्वराज की बात कही जाती है। फिर 1930 में दांडी मार्च स्टार्ट होता है। दांडी मार्च जो स्टार्ट होता है वो एक मोमेंट था ऐसा कि सरकार बहुत ज्यादा टैक्स हम पे इम्पोज कर रही थी। उसमें सबसे कॉमन चीज जो होता है गांधी जी उसको पकड़े, दैट इज नमक। और उन्होंने नमक पे जो टैक्स लगाया था गवर्नमेंट, उसको हटाने की बात करते हैं और उसी के साथ दांडी मार्च स्टार्ट करते हैं। 12 मार्च को ये स्टार्ट होता है और 6 अप्रैल को ये खत्म होता है। और यहाँ से गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है उसको शुरू करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इसी बीच में गांधी इरविन पैक्ट होता है। गांधी इरविन पैक्ट का जो महत्व है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि लंदन में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, दैट इज द गोलमेज सम्मेलन। एक होता है 1930 के अंदर, एक होता है 1931 के अंदर, एक होता है 1932 के अंदर। ठीक है। और ये जो मेनली मुद्दा होता है ये होता है भारत के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का।
इसमें गांधी जी को इनवाइट किया जाता है, सब वहाँ बैठे होते हैं। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होता है बहुत ही सोची समझी चाल थी, क्योंकि राउंड टेबल ऐसा होगा, यहाँ पे कोई हेड नहीं होगा, यहाँ पे सब लोग ऐसे बैठे होंगे, और जो रेक्टेंगल टेबल होता है वहाँ पे एक हेड होता है। तो ये अंग्रेज की सोची समझी चाल थी कि हम लोग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे और सबको दिखाएंगे ऐसा कि हम सब लोग एक जगह पे हैं, एक लाइन में हैं, एक पायदान पे खड़े हैं। इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इरविन जी आते हैं यहाँ पे, इसे दिल्ली पैक्ट के भी नाम से जाना जाता है। गांधी और इरविन के बीच समझौता होता है, और इसी समझौते में ऐसा कहा जाता है कि हम जो राजनीतिक बंदी हैं उसे छोड़ देंगे, आप बस ये जो मूवमेंट है आप उसे बंद कर दीजिए। और उस समय आप लोग जानते होंगे कि भारत में दो लोगों की महात्मा की उपाधि दी गई थी। एक थे गांधी जी और दूसरे थे इरविन। अगर लोगों को ये लगता है कि गांधी जी की वजह से ही भगत सिंह को फांसी हुई, तो ये बात सरासर गलत है। रीजन इसमें यह है कि अगर उस समय इरविन को महात्मा की उपाधि दी जा रही है, इसका मतलब है कि लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये चीज था कि अब भगत सिंह को छोड़ दिया जाएगा। 5 मार्च की ये घटना है कि 5 मार्च के दिन गांधी इरविन पैक्ट होता है। उसके अगले दिन इरविन को लोग महात्मा कह देते हैं, तो बहुत अच्छा, इससे बढ़िया वॉइस रॉय तो आज तक आया नहीं था। तो आखिर क्यों फिर गांधी जी पे ये एलिगेशन लगता है कि उन्होंने भगत सिंह को नहीं बचाया? ये एलिगेशन सिर्फ और सिर्फ इसलिए लगता है क्योंकि एक पढ़े लिखे और सब इंसान से इतना उम्मीद तो किया ही जा सकता है कि वो जो पैक्ट में लिखा हुआ सारी बातें हैं उसकी बारीकियों को समझे। बस गांधी जी से एक गलती हुई कि उसमें उन्होंने ये नहीं देखा कि इसमें सिर्फ राजनीतिक बंदी लिखा हुआ है, कोई ऐसे बंदी का नाम नहीं है जिसे फंसाया गया हो या फिर जिसे गलत मुकदमे के अंदर उसे जेल में रखा गया हो, जिसे फांसी की सजा दी गई हो। बस गांधी जी से इतनी सी गलती हुई है। लेकिन बात तो पूछने वाली ये भी है कि 1929 हो या 1930 हो, इसके जो हेड थे वो तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। पूरा कांग्रेस उनकी नजरों के सामने चल रहा था, पूरे कांग्रेस की बागडोर उनके हाथ में थी। तो क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि उस पैक्ट को पढ़े और भगत सिंह के लिए वो स्टैंड लें? उनकी भी जिम्मेदारी उतनी ही बनती है जितनी की जिम्मेदारी गांधी जी की बनती है। उसके आगे देखते हैं कि हम लोग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है। कॉन्फ्रेंस में जैसे ही गांधी जी बैठते हैं तो उन्हें अंग्रेजों का जो सही चेहरा है, असली चेहरा, वो सामने आता है। अब वो बोलते हैं कि देखिए, हमने मुसलमानों के लिए तो पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर ही दी है, अब हम लोग जो है, अब जो दलित वर्ग है उनके लिए भी निर्वाचन की व्यवस्था करते हैं। अगर हम ये मान लेते हैं कि ये मोटा मोटी भारत का मैप है, और आप देखेंगे कि जहां है पृथक निर्वाचन की व्यवस्था हुई है वो भारत ही पाकिस्तान बना है। और गांधी जी 1930 के अंदर इस बात को जानते थे कि जिस तरह मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड या मार्लो मिंटो में मुस्लिम के लिए अलग पृथक निर्वाचन की बात कही गई है, एक ना एक दिन वो देश की डिमांड करेंगे, और वो देश की डिमांड हम लोगों के सामने आ ही जाती है, और 1947 के अंदर वो एक नया देश बन ही जाता है। गांधी जी के मन में ये बात पहले से खटक रही थी कि अगर मुस्लिम के तरह अगर दलित लोगों को भी पृथक निर्वाचन की लिए जगह दे दिया जाएगा तो दलित लोग भी एक दिन देश के बंटवारे की मांग कर ही देंगे। उसके बाद बहुत सारी कमेटी बनाई जाती है। उसके बाद गांधी जी जो है वापस जब यहाँ पे आते हैं, नन कॉपरेशन मूवमेंट को फिर से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद गांधी जी जेल के अंदर से अनशन पे बैठ जाते हैं। अनशन पे बैठने का उनका मुख्य कारण ये होता है कि उनका मानना होता है कि अब हम इस बात के लिए किसी भी कीमत पे एग्री नहीं कर सकते हैं कि दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की बात हो। वो बोलते हैं कि दलितों के सम्मान में, उनके उत्थान के लिए हम, जैसे कि ये भारत है, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, जितनी सीट उन्होंने दी है उससे ज्यादा सीट हम देंगे, लेकिन उनके लिए पृथक निर्वाचन की बात नहीं होगी, उनके लिए आरक्षित सीट की बात होगी। और इसी के लिए गांधी और अंबेडकर के बीच एक पैक्ट होता है जिसे हम लोग पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। और इसमें पृथक निर्वाचन की जो बात है उसे खत्म कर दी जाती है, और आरक्षित सीटों की जो बात है, जो भारत के जगह जगह पे दिए जाएंगे, उसकी बात होती है। और ऑलमोस्ट गांधी जी ने जितने सीटें पृथक निर्वाचन में दी गई थी उससे लगभग डबल सीटें, डबल से भी कुछ ज्यादा सीटें यहाँ पे उन्हें मिलती है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि गांधी जी उसके बाद जब नन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म हो जाता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन खत्म हो जाता है, ये सारे खत्म हो जाते हैं, तो गांधी जी जो अपना जीवन है वो अब सिर्फ रचनात्मक कार्यों के लिए व्यतीत करते हैं। रचनात्मक कार्य जैसे दलितों का उत्थान करेंगे, गरीबों का कल्याण करेंगे, उन सब की चीजों के लिए। उसके बाद गांधी जी 1934 में कांग्रेस से रिजाइन भी दे देते हैं। उसके बाद जो ये रिजोल्यूशन है इसको पास कर दिया जाता है। ये 1942 का रिजोल्यूशन है जिसे हम लोग बोलते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो एक, उस मूवमेंट का कोई लीडर नहीं था। भले गांधी जी ने उस मूवमेंट को स्टार्ट किया था, बस उस मूवमेंट का कोई लीडर नहीं था, क्योंकि जैसे ही क्विट क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट होता है, ऑपरेशन जीरो आवर एक चलाया जाता है
उस समय तत्कालीन जो गवर्नमेंट होती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसके लिए, और गांधी जी को आगा खां पैलेस में बंद कर दिया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि क्विट इंडिया मूवमेंट अपने चरम पे पहुंचता है और अंततः भारत को आज़ादी मिलती है। लेकिन भारत को आज़ादी सिर्फ क्विट इंडिया मूवमेंट से, भगत सिंह के विचारधारा से, या सिर्फ गांधी की विचारधारा से नहीं, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये भी प्ले करता है कि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध का माहौल बन रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध ने भी भारत की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान निभाया है। उसके बाद हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि गांधी जी के पीछे जो चीजें चली आ रही हैं, लोग गांधी को बहुत बुरा भला बोलते हैं, तो क्यों बोलते हैं? उसके 4-5 रीजन है। जैसे गांधी जी का कहना है कि नेता वो होता है जो जनता द्वारा चुन के आए। फिर हम लोग देखते हैं कि 1938 और 1939 ये वो साल होता है जिस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट जो होते हैं वो सुभाष चंद्र बोस होते हैं। सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस के 14 में से 13 सीटें मिली होती हैं, फिर भी गांधी जी नाराज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो फेवरेट दावेदार होते हैं वो हार जाते हैं। तो यहाँ पे ये दिखता है कि गांधी जी अपनी ही बात से पीछे हट रहे हैं। दूसरी बात ये दिखाई देती है कि गांधी जी ऐसे तो बहुत सिंपल रहते हैं, एक धोती, एक छड़ी, और उनके साथ और कुछ नहीं। लेकिन जब वो लंदन जाते हैं, गांधी जी कहते हैं कि हम उसी का दूध पीते हैं जिसका हम सेवा कर पाते हैं, जैसे बकरी। जब वो बकरी का दूध पीते हैं तो आप सोच के देखिए कि गांधी जी जब लंदन जाएंगे तो उस समय वहां बकरी कहाँ मिलेगी? तो ये जो गरीबी है ना, वो एक अमीरों वाली गरीबी है। गांधी जी प्रथम श्रेणी में ट्रेवल नहीं करते हैं, वो ट्रेवल करते हैं जनरल डब्बे में। अब जनरल डब्बे को उस तरह से बनाया जाता है कि वो प्रथम श्रेणी से भी अच्छा लगे। तो ये होती है अमीर वाली जो गरीबी होती है वो। लेकिन इसके पीछे हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई अगर उन्हें गोली मार दे तो वो बहुत अच्छा काम किया है। अब हम बात करते हैं गोडसे के बारे में। तो गोडसे का जो प्रारंभिक जीवन है वो महाराष्ट्र में बीता है। अपनी प्रारंभिक पढ़ाई करने के बाद वो पुणे आ जाते हैं। पुणे में वो अपनी 11वीं 12वीं की पढ़ाई कंप्लीट करते हैं। उसके बाद वो हिंदू महासभा के सदस्य बनते हैं और आरएसएस के सदस्य बनते हैं। और आपको जहां तक याद होगा, हिंदू महासभा ने क्विट इंडिया मूवमेंट में भाग नहीं लिया था। नहीं लेने का एक रीजन ये था क्योंकि उस समय पाकिस्तान की मांग उठ रही थी, वो देश का विभाजन नहीं चाहते थे। और हिंदू महासभा हिंदुओं के लिए समर्पित है, न कि देश के लिए। हम जिस देश में रहते हैं वो धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष देश का मतलब होता है कि वो ऐसा देश जिसका अपना कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन वो सभी धर्मों की रक्षा करेगा, सभी धर्मों के लिए कानून बनाएगा। लेकिन जो हिंदू महासभा है वो टोटली जो है वो हिंदुओं के लिए समर्पित है। उनका अपना एक पक्ष है। गोडसे अपना पक्ष जब अदालत के अंदर पेश करते हैं, गांधी जी को, गांधी जी की मृत्यु ऐसे होती है जब वो निकल रहे होते हैं यात्रा पे, तो वो उनके चरणों में आके प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के बाद गांधी जी के साथ जो उनकी सेविकाएं होती हैं वो बोलती हट जाइए, बापू को लेट हो रहा है। तभी वो खड़े होते हैं और लगातार एक पे एक 3 गोली गांधी जी को बहुत पास से मारी जाती है। उसके बाद जस्ट बाद गांधी जी की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद गोडसे को उसी दिन अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट करने के बाद इन पे मुकदमा चलाया जाता है। मुकदमा चलाने के बाद ये बोलते हैं कि हमको अपना पक्ष स्वयं ही रखना है, और 5 घंटे की स्पीच देते हैं। इस 5 घंटे की स्पीच में लगभग 120 पेज भरते हैं और 5 अध्याय में इसको रखा गया है। ये कहते हैं कि हम गांधी जी से नाराज हैं क्योंकि उन्होंने देश का बंटवारा किया। तो भैया, नाराज आप गांधी जी से हैं तो आप नाराज तो इरविन से भी होइए, नाराज आप माउंटबेटन से भी होइए, नाराज आप जिन्ना से भी होइए। जिन्ना को ही मार देते तो फिर पाकिस्तान बनता ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के निर्माण में सबसे बड़ा हाथ तो जिन्ना का था। तो गांधी जी का मारना सोल्यूशन नहीं था। माउंटबेटन को मार नहीं सकते थे क्योंकि अंग्रेज को मारेंगे तो बहुत कस के धुनाई होगा। तो इन सब बातों की वजह से कभी भी हम उस इंसान को सही नहीं ठहरा सकते जिसने किसी की हत्या की है। दूसरी बात ये कहते हैं कि जैसे देश हमारा बटा तो उस समय इंडिया के जो धन था वो इंडिया के पास लगभग 400 करोड़ रुपए थे। सरकारी खजाने में लगभग 400 करोड़ रुपए थे। इन 400 करोड़ में से 20 करोड़ पहले दिया जा चुका था और 55 करोड़ रुपए देने थे। इनकी नाराजगी इस चीज से भी थी कि पाकिस्तान को पैसा क्यों दिया जा रहा है। इनकी नाराजगी एक और चीज से थी, ये थी कि जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आ रहे हैं उस हिंदुओं के लिए गांधी जी कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो यहाँ से मुसलमान पाकिस्तान जा रहे हैं उसके लिए गांधी जी कर रहे हैं। जो मुसलमान वहां से यहाँ आ रहे हैं उसके लिए गांधी जी स्टैंड ले रहे हैं। लेकिन इंडिया के हिंदुओं के लिए वो स्टैंड नहीं ले रहे हैं। अरे भाई, एक बात को आप समझिए कि राष्ट्र के नाम पे किसी को एक जगह इकट्ठा करना आज के डेट में मुश्किल है, जब हम लोग 2024 के अंदर खड़े हैं। वो बंदा 1920 के अंदर मूवमेंट स्टार्ट कर रहा है और उस मूवमेंट में लोग उसके साथ खड़े हैं।
आप उस इंसान की मानसिकता को समझिए कि जिस इंसान ने 1920 के अंदर एक मूवमेंट किया और उस मूवमेंट के अंदर पूरा देश गांधी जी के साथ खड़ा था। किस चीज के नाम पे? क्या धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे? नहीं। आज के डेट में धर्म और जाति और क्षेत्र के नाम पे आप लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, देश के नाम पे नहीं कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक महात्मा गांधी थे जिन्होंने देश के नाम पे इन लोगों को 1920 के अंदर, आज से लगभग 100 साल पहले 1920 के अंदर इन लोगों को इकट्ठा करके दिखाया। और गांधी जी ने सिर्फ उन्हीं लोगों को जगाया, उनकी भी गलती थी, गांधी जी ने सिर्फ उन्हीं लोगों को जगाया जो मानसिक चेतनाओं से भरे हुए थे। उनको नहीं जगा पाए जिनकी मानसिक चेतना ही सो गई थी। हम लोग ये देखते हैं कि गांधी जी को बुरा करना, भला कहना, ये बहुत इजीली है। अगर वो जिंदा भी होते तो अगर आप उन्हें बुरा कहते तो वो बोलते कोई बात नहीं, दो चार बार और कह लो, क्योंकि गांधी जी की वही प्रवृत्ति रही है हमेशा से। अहिंसा में विश्वास वो करते थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं ये भी चाहते थे कि हिंसा थोड़ी बहुत होती रहे। तभी तो अंग्रेज उनसे बात करने आएंगे, इस बात पे उनका कटाक्ष किया जाता है। मुस्लिम का जो पक्ष लेते हैं, इस बात पे भी उनका कटाक्ष किया जाता है। इन सारी बातों को देखते हुए भी हम कभी ये नहीं कह सकते हैं कि गोडसे ने जो किया वो सही किया। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, आप लोग भी अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जो भी आप कमेंट करेंगे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले समय में। आर्ट्स कैंपस आपके साथ ऐसे ही डिजिटल वर्ल्ड में बना रहेगा। आर्ट्स कैंपस बोरिंग रोड पटना में टोटल 5 ब्रांच, और बहुत जल्द हम लोग जूनियर वाले सेगमेंट में भी आने वाले हैं जहाँ पे मोस्टली एसएसटी को डिस्कस किया जाएगा। धन्यवाद।